नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है आखिर क्यों। एक बेटा अपनी ही माँ को ज़मीन में जिंदा दफन कर रहा था और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उस बेटे के पांव तले ज़मीन खिसक गई। हेलो, कौन कौन बोल रहा है? हेलो, कौन? कान पर फ़ोन लगाकर शिप्रा बार बार चिल्ला रही थी, लेकिन सामने से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। और फिर अचानक ही सामने से सिसकने की आवाज़ आने लगी, जिसे सुनकर शिप्रा थोड़ी घबरा गई और उसने दोबारा से फ़ोन पर पूछा कि कौन बोल रहा है। इस बार उसने सिसकती हुई आवाज़ को पहचानने की कोशिश की, तो उसे पता चला कि शायद यह आवाज़ उसकी जानी पहचानी सी आवाज़ है। यह आवाज़ किसी और की नहीं, बल्कि उसकी अपनी माँ की है। शिप्रा ने जब अपनी माँ की आवाज़ पहचानी तो वह और घबरा गई और बोली, माँ, बताइए माँ, क्या हुआ है? जैसे ही शिप्रा ने अपनी माँ को पुकारा, वैसे ही फ़ोन पर उसकी माँ रोने लगी। सिसकते हुए वह बस रोए जा रही थीं। उनके मुंह से ढंग से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। अपनी माँ को यूं रोता हुआ देख शिप्रा ने पूछा कि माँ, मुझे बात बताओ कि आखिर हुआ क्या है और आप इस तरह से क्यों रो रही हैं? तब शिप्रा की माँ ने उसे बस इतना कहा कि बेटा, तू घर आ जा, मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ, बस एक बार आकर मुझसे मिल ले। जब उसकी माँ ने यह सब कहा तो शिप्रा ने अपनी माँ को ढांढस बंधाते हुए कहा कि माँ, तुम परेशान मत हो, मैं कल सुबह ही तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ, लेकिन मुझे बात तो बताओ कि आखिर हुआ क्या है और तुम इतना रो क्यों रही हो? घर में कोई बात हुई है क्या? तब शिप्रा की माँ ने शिप्रा से कहा, नहीं बेटा, कोई बात नहीं हुई है, बस तू एक बार घर आ जा, उसके बाद ही मैं तुझे कुछ बता पाऊंगी। वह इतना ज़्यादा रो रही थी कि वह ज़्यादा कुछ कह नहीं पा रही थी। शिप्रा ने अपनी माँ को पहली बार इतना रोते हुए देखा तो वह भी बहुत परेशान हो गई, क्योंकि अब तक रात हो चुकी थी और वह अपनी माँ से बहुत दूर भी थी, क्योंकि शिप्रा की ससुराल उसके मायके से काफ़ी दूर थी। इसीलिए शिप्रा ने अपनी माँ को कहा कि वह सुबह तक वहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन शिप्रा की माँ की जो हालत थी, उसे सोच सोच कर उसका दिमाग फटा जा रहा था। वह सोच रही थी कि बस किसी भी तरह से, कितनी भी जल्दी संभव हो, वह अपनी माँ तक पहुँच जाए और जाकर अपनी माँ से बात करे। लेकिन फिर वह सोचने लगी कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो माँ इतना रो रही थी। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले भी माँ जब परेशान हुआ करती थी तो मुझसे बात कर लिया करती थी, लेकिन ऐसा तो आज पहली बार हुआ है कि माँ इतनी बुरी तरह से बस रोए ही जा रही हैं और मुझे जल्द से जल्द अपने पास बुला रही हैं। सब कुछ ठीक तो है ना? क्या बात है? इन विचारों में डूबी हुई शिप्रा का ध्यान बस इन सब बातों में ही लगा हुआ था। ऋषभ ने उसे जोर से आवाज़ लगाई। ऋषभ उसे बहुत देर से बुला रहा था, लेकिन शिप्रा का ध्यान तो कहीं और ही था। और जब ऋषभ के कई बार बुलाने पर भी शिप्रा ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, तो ऋषभ शिप्रा के पास आकर जोर से चिल्लाया, जिससे शिप्रा का ध्यान टूटा। तो वह हड़बड़ा गई और ऋषभ को इतना तेज चिल्लाते हुए देखा तो हड़बड़ाती हुई शिप्रा उसे पूछने लगी, क्या हुआ ऋषभ? आप इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? तब ऋषभ ने शिप्रा से कहा, हाँ हुआ है। कितनी देर से मैं तुम्हें आवाज़ लगा रहा हूँ और तुम हो
कि पता नहीं किस सोच में डूबी हुई हो। आखिर किस चीज़ के बारे में सोच रही थीं, जो तुम्हें इतना ही होश नहीं है कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। घर में तुम्हारे अलावा छोटे छोटे बच्चे भी हैं और वह खेल रहे हैं, और तुम हो कि पता नहीं किस सोच में डूबी हुई हो। बच्चों पर ज़रा भी ध्यान नहीं है तुम्हारा। अभी अगर मैं वक्त से नहीं आता तो मुन्ना अपने पैर पर वह रखी हुई बोतल गिरा लेता और खामखा उसे चोट लग जाती। आखिर ऐसी कौन सी परेशानी आ गई जो तुम बच्चों पर ध्यान भी नहीं दे रही हो। जब ऋषभ इतनी तेज चिल्लाया तो शिप्रा की आंखें भर आईं। शिप्रा को यूं उदास देखकर ऋषभ बोला, आखिर क्या हुआ है शिप्रा, तुम इतनी परेशान क्यों हो। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि तुम्हें बच्चों का ध्यान ना हो। फिर आज किस सोच में डूबी हो, बताओ मुझे। अब ऋषभ ने शिप्रा से थोड़ा प्यार से पूछा तो शिप्रा ऋषभ के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। ऋषभ ने पहली बार शिप्रा को इतना दुखी देखा। अब ऋषभ भी थोड़ा घबरा गया और वह बोला, शिप्रा चुप हो जाओ और शांत होकर पहले मुझे यह बताओ कि आखिर हुआ क्या है। ऋषभ ने शिप्रा को जैसे तैसे शांत कराया। तब शिप्रा ने उसे बताया कि आज उसकी माँ कमला देवी का फ़ोन आया था और फ़ोन पर उसने जो कुछ भी सुना वह सभी बातें उसने ऋषभ को बता दीं। उसने ऋषभ को बताया कि उसकी माँ बस उसे बार बार अपने पास बुला रही थी कि बेटा कैसे भी करके तू बस आ जा, मुझे तुझसे बात करनी है। पहली बार शिप्रा ने अपनी माँ की आवाज़ में इतना दर्द महसूस किया था। अब जब ऋषभ ने शिप्रा को इतना परेशान देखा तो वह बोला, शिप्रा मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वह तुम्हें अचानक से फ़ोन करके क्यों रो रही थी। अगर उन्हें कोई परेशानी है तो तुम्हारे भैया भाभी तो वहाँ हैं ही ना, फिर उन्होंने तुम्हारे पास क्यों फ़ोन किया, और वह भी इतना अचानक, और तुम्हें तुरंत ही बुलाने लगीं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। शिप्रा ने ऋषभ से कहा कि वह अपनी माँ से मिलना चाहती है। तब ऋषभ ने कहा कि ठीक है, हम कल सुबह ही माँ के पास चलेंगे। लेकिन जब शिप्रा ने ऋषभ को अपने भैया भाभी के बारे में बताया तो ऋषभ भी चौंक गया और उसने फैसला लिया कि वह अभी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अपने ससुराल के लिए निकल जाएगा। उसने शिप्रा से कहा कि तुम बच्चों को तैयार कर दो और तुम भी फटाफट तैयार हो जाओ। हम कुछ ही देर में तुम्हारे घर के लिए निकल रहे हैं। अगर तुम्हारे भैया भाभी का बर्ताव माँ के प्रति सही नहीं था तो तुमने इस बारे में मुझे पहले कभी कुछ क्यों नहीं बताया। तब शिप्रा ने कहा कि ऋषभ अभी बहुत रात हो गई है और हमें पहुँचते पहुँचते बहुत समय लग जाएगा। एक काम करते हैं, मैं अभी भैया को फ़ोन लगाती हूँ और उनसे कहती हूँ कि मैं सुबह माँ से मिलने के लिए आ रही हूँ और साथ ही उनके लिए कुछ तोहफे भी लेकर आ रही हूँ। मुझे उन लोगों को कोई ऐसा लालच देना होगा जिसके कारण वे लोग सुबह तक माँ को सही सलामत रखें, वरना तो मुझे उन लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ऋषभ, कहीं वह माँ को कुछ कर ना दें। मैं अपनी माँ को कुछ नहीं होने दे सकती। तब ऋषभ ने कहा कि वह कुछ ना कहे, बस अपने भैया भाभी को जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक अपनी बातों में उलझाए रखे, क्योंकि यदि हम अभी के अभी भी निकलेंगे तो ऐसा ना हो कि हमारे पहुंचने तक बहुत देर हो जाए। अब तुम अपने भैया भाभी को फ़ोन लगाकर उनसे बात करती रहो और बच्चों तुम बिल्कुल शोर नहीं करना, एकदम चुप बैठे रहना। ऋषभ और शिप्रा ने पहले प्लान बनाया
जिसके अनुसार उन लोगों ने शिप्रा के भैया भाभी को फ़ोन लगाया। इधर शिप्रा और उसका पति शिप्रा की मां कमला जी से मिलने के लिए निकल चुके थे। इधर शिप्रा अपने भाई से फ़ोन पर बात करती जा रही थी। वह अपने भाई से उसके बच्चों के परिवार के हालचाल जानने लगी। शिप्रा को किसी भी तरह अपने भैया भाभी को व्यस्त जो रखना था, ताकि वे उसकी मां के साथ कुछ गलत ना कर दें। शिप्रा अपने भैया भाभी से बहुत देर तक फ़ोन पर बात करती रही। फिर शिप्रा के भाई ने उससे कहा कि शिप्रा, बहुत देर हो चुकी है, आज तुम्हें अपने भैया की इतनी याद आ रही है कि तुम्हारा फ़ोन रखने का मन ही नहीं कर रहा। तुम मुझसे कल बात कर लेना, क्योंकि मुझे कल ऑफिस भी जाना है, इसीलिए अब मैं फ़ोन रखता हूँ। जब शिप्रा का भाई फ़ोन रखने लगा तो शिप्रा ने उससे अपनी भाभी से बात करने के लिए कह दिया। इधर शिप्रा की भाभी भी वहीं खड़ी हुई थी, क्योंकि उन दोनों को तो कुछ और ही करना था और शिप्रा ने अपनी भाभी को बातों में उलझा लिया। अब तक वे लोग आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर चुके थे। फिर उसकी भाभी ने भी यह कहकर फ़ोन काट दिया कि दीदी, सुबह बच्चों को स्कूल जाना होता है और अगर मैं समय से नहीं उठी तो उन्हें स्कूल भी नहीं भेज पाऊंगी। अब हम कल बात करते हैं, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। इतना कहकर शिप्रा की भाभी ने फ़ोन रख दिया। अब शिप्रा सोचने लगी कि वह आखिर क्या करे। उसने तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कॉल किया और शिप्रा के पति ऋषभ ने अपनी गाड़ी को दोगुनी स्पीड में चला दिया। शिप्रा पुलिस वालों को अपने साथ लेकर अपने घर जा पहुंची और अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया। इतनी रात में आखिर कौन आया है, यह सोचकर शिप्रा का भाई दिवाकर और उसकी भाभी दिव्या दोनों ही चौंक गए। वैसे भी वे दोनों बगीचे में कुछ कर रहे थे। जब लगातार दरवाज़ा खटखटाया जाता रहा तो दिवाकर और दिव्या दोनों दरवाजे पर आए और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि सामने उनकी बहन शिप्रा पुलिस वालों को अपने साथ लिए खड़ी थी। शिप्रा ने बिना 1 मिनट की भी देरी किए झटपट पुलिस वालों को लेकर वह अंदर जा घुसी और अंदर जाकर उसने सब कुछ देखा, लेकिन उसे उसकी माँ कहीं नहीं मिली। उसने सभी कमरों में जाकर चेक किया, लेकिन जब उसे उसकी माँ नहीं दिखाई दी तो शिप्रा ने पुलिस वालों से कहा कि सर, मेरी माँ मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। आप पूछिए इनसे कि इन्होंने मेरी माँ के साथ आखिर क्या किया है। शिप्रा इतना कहकर अपने भाई का गिरेबान पकड़कर उसे झकझोरने लगी और बोली, बता दिवाकर, मेरी माँ कहाँ है? अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बता, तूने माँ के साथ क्या किया है? इधर शिप्रा अपने पति ऋषभ के साथ थी और उधर शिप्रा के बच्चे, जो कि अभी भी बाहर ही थे। उसके चीखने की आवाज़ शिप्रा को अंदर तक आई। जैसे ही शिप्रा को अपने बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ आई, वह दौड़कर बाहर की ओर भागी और जाकर देखा कि ग्राउंड में कमला जी पड़ी हैं, जिनके हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था और वह लगभग अधमरी सी हालत में वहां पड़ी हुई थीं। उन्हें अपना बिल्कुल होश नहीं था और उन्हें देखते ही शिप्रा का बेटा चिल्लाया था। शिप्रा ने और पुलिस वालों ने जैसे ही उनकी ऐसी हालत देखी तो सब चौंक गए। शिप्रा ने दौड़कर अपनी माँ को अपनी गोद में लिया। अपनी गोद में उनका सर रखकर शिप्रा उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगी और लगातार वह रोए जा रही थी। अपनी माँ की ऐसी हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। उसने अपने बच्चों को कहा कि वह गाड़ी से पानी की बोतल लेकर आएं और वह पानी के छींटे मारकर अपनी माँ को होश में लाने की कोशिश करने लगी।
इधर जैसे ही दिवाकर और दिव्या दोनों ने देखा कि अब वह पकड़े जाएंगे, तो उन दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें धर दबोचा। अब वे दोनों पुलिस की हिरासत में थे और शिप्रा की मां को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। दिवाकर और दिव्या को पुलिस वाले अरेस्ट करके ले गए। जब दिव्या की मां को अस्पताल में होश आया, तो वह अपने सामने शिप्रा को देखकर जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने झट से शिप्रा को गले लगा लिया और वे अपनी बेटी को गले लगाकर जोर जोर से रोती रहीं। शिप्रा भी अपनी मां की ऐसी हालत देखकर खुद को काबू नहीं कर पाई और वह भी अपनी मां को चुप कराती कराती खुद ही रोने लगी। थोड़ी देर बाद शिप्रा ने अपनी मां को जैसे तैसे करके शांत कराया और बोली, चुप हो जाओ मां, अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे पास। अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे होते तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। कमला जी के पूरे शरीर पर घाव के निशान थे। जब कमला जी को होश आ गया, तो ऋषभ ने पुलिस को कॉल करके बुला लिया और पुलिस वाले वहां आ गए। अस्पताल में पहुंचने पर पुलिस वालों ने कमला जी से बात की। दरअसल वह पूरी बात जानना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या था और फिर इसके साथ यह सब हुआ था। उस इंसान की गवाही की बुनियाद पर ही वे दिवाकर और दिव्या को सज़ा दिला सकते थे। अब पुलिस वालों ने कमला जी से पूछताछ शुरू की। कमला जी ने धीमी धीमी आवाज़ में पुलिस वालों को अपनी आप बीती सुनाना शुरू किया। दरअसल जब से शिप्रा के पिता की मृत्यु हुई थी, तब से तो उसकी भाभी दिव्या के तेवर वैसे ही आसमान पर चढ़े रहते थे। पता नहीं हर समय क्यों इतना चिड़चिड़ाती रहती। शिप्रा की शादी तो कमला जी ने तभी कर दी थी जब उनके पति जिंदा थे, लेकिन जब से उनके पति का स्वर्गवास हुआ, तब से कमला जी इस परिवार में, इस घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। कहने को बहू बेटे उनके साथ तो थे, लेकिन उन्हें अपनी माँ के सुख दुख से कोई मतलब नहीं था। वे तो अपनी ज़िंदगी में ही इतने व्यस्त थे कि उन्हें अपनी माँ से कोई मतलब नहीं था। और क्योंकि उनके बच्चे भी इतने छोटे नहीं थे, इसीलिए शिप्रा की माँ भी यह बातें समझती थी कि बेटे बहू से भी कितनी उम्मीद रखें। आखिरकार उनका अपना भी परिवार है। परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कमला जी ने इस उम्र में भी अपने आस पड़ोस के लोगों की ज़रूरत के हिसाब से कुछ काम करने का सोचा। दरअसल कमला जी बहुत ही कलाकार इंसान थीं। वह बहुत अच्छी बुनाई किया करती थीं और आजकल के ज़माने में भला किसके पास कितना समय होता है जो खुद अपने लिए ऊनी कपड़े बना सके। लेकिन शौक बड़ी चीज़ होती है। कमला जी ने लोगों की डिमांड के हिसाब से उन्हें कपड़े बनाकर देना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी सर्दियों का समय था। धीरे धीरे समय बीता। कमला जी के पास कोई काम न रहा। अब गर्मियों में उनसे कौन ही स्वेटर बनवाता। तो कमला जी ने आस पड़ोस की दुकान पर जाकर बात की और वह सिलाई के कपड़े तुरपने लगीं, जिससे 2 पैसे उन्हें भी मिल जाया करते थे। और वह सोचती कि इससे कम से कम बच्चों को कुछ तो सहारा लगेगा ही। बस यही सोचकर बेचारी हमेशा काम में लगी रहती। लेकिन फिर भी बहू का चिड़चिड़ाना कम नहीं होता। अब धीरे धीरे करके बढ़ती उम्र के साथ साथ कमला जी की आंखों की रोशनी भी कम हो रही थी और अब उन्हें इतना अच्छे से दिखाई नहीं देता था, इसीलिए वह काम नहीं कर पाती थी। और अब सिलाई वाली महिला ने भी उन्हें कपड़े देना बंद कर दिया, क्योंकि वह सही से काम नहीं कर पा रही थी। जब उन्हें दिखाई ही नहीं देता था, तो वह काम भला कैसे ही करती। अब तो बेचारी कमला जी अपने बहू बेटों को कोई सहारा नहीं लगा पा रही थीं। लेकिन क्या
बुढ़ापे में भी वे अपने बच्चों को कमा कर ही देती रहती। पूरा जीवन उन्होंने जिस औलाद के लिए किया, क्या बुढ़ापे में वह औलाद उन्हें बिठाकर 2 रोटी नहीं खिला सकती? अब कमला जी जब से घर पर खाली बैठे रहने लगीं, तब से उनकी बहू की बदतमीजियां बढ़ने लगीं। यूं तो वह पहले भी अपनी सास को 4 बातें सुना दिया करती थी, लेकिन अब तो यह उसका रोज रोज का ड्रामा हो गया। सुबह उठते ही अपनी सास को बातें सुनाना शुरू कर देती और रात होने तक उसका यही तमाशा चलता रहता। हर समय चिक चिक करती रहती और अपनी सास को उल्टी सीधी बातें सुनाती। हद तो तब हो गई जब आज उसने जरा सा अपना सामान टूटने पर अपनी सास कमला जी को गालियां सुना दी। दरअसल कमला जी को सही से दिखाई तो देता ही नहीं था। वह जब कमरे से बाहर निकल रही थीं, तो टेबल पर एक ट्रे में उनकी बहू ने कांच के बर्तन रखे हुए थे। जैसे ही वे निकल रही थीं कि उनका पैर लगने से वह ट्रे नीचे गिर गई और कांच के सारे बर्तन चूर चूर हो गए। इसके बाद तो बस उनकी बहू ने पूरा घर सिर पर उठा लिया और अपनी सास को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगी, गंदी गंदी गालियां देने लगी। बेचारी जब तक उनसे बर्दाश्त हुआ तब तक चुप रहीं। जब उनकी बहू ने गालियां देना शुरू किया तो अब कमला जी से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अपनी बहू से कहा कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। मैं कुछ कहती नहीं, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कुछ भी बकोगी। बहू हो, बहू की तरह रहो। मैं तुम्हारी माँ समान हूँ। तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है क्या? यही सिखाया है क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? बस कमला जी का इतना कहना था कि उनकी बहू तो उन पर चढ़ पड़ी, और क्योंकि अब तक बेटा भी ऑफिस से आने ही वाला था, बहू ने अब कुछ सोचा ना समझा और अपनी सास को थप्पड़ जड़ दिया और बोली, तेरी यह हिम्मत कि तू मुझसे जुबान लड़ाई? बुढ़िया, एक तो कुछ करती है ना धरती है, इतना नुकसान कर दिया मेरा, ऊपर से माफ़ी मांगने की बजाय मुझे आंखें दिखाती है। आज देख मैं तुझे कैसा सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी सास कमला जी को पीटना शुरू कर दिया और उन्हें पीट पीट कर बेहोश कर दिया। जब उनका बेटा ऑफिस से आया तो उसने अपनी माँ की ऐसी हालत देखी और वह अपनी पत्नी से बोला, यह क्या किया तूने? माना कि हम इस बुढ़िया को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी थी? थोड़ा सब्र कर लेती। हमें इस बुढ़िया को मारना तो था, लेकिन इस तरह नहीं। अब अगर लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? तभी उसकी पत्नी ने झट से घर का दरवाज़ा बंद कर लिया और बोली, चुपचाप अंदर आकर बैठ जाओ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कौन सा कोई हमें बाहर से अंदर देखने आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? चलो, अगर इसकी यह लाश किसी को मिल गई तो हमारी जान को जंजाल हो जाएगा। दरअसल दिव्या ने कमला जी को इतना पीटा था कि कुछ समय के लिए लगभग उनकी सांसें रुक सी गई थीं और वे जब बेहोशी की हालत में थीं, तब दिव्या और दिवाकर ने देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि कमला जी मर चुकी हैं, क्योंकि उस वक्त उनकी धड़कन लगभग ना के बराबर चल रही थी और इसी वजह से उन दोनों ने कमला जी को मरा हुआ समझ लिया और वे उन्हें वहीं बगीचे में दफनाने के बारे में सोच रहे थे, ताकि इस बारे में किसी को कुछ पता भी न चले और वह अपनी माँ को अपने रास्ते से भी हटा दें और अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी सकें। उन्हें अपनी माँ का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। बस यह सब सोचकर ही वे अपनी माँ को दफनाने जा रहे थे कि तभी वहाँ पर शिप्रा पहुँच गई। तब पुलिस वालों ने कमला जी से पूछा कि आपने शिप्रा जी को कॉल किया था क्या? क्या आपको इस बारे में पहले से अंदाज़ा था
कि आपके बेटे और आपकी बहू आपको जान से मार सकते हैं। तब कमला जी ने बताया कि शाम को कांच का बर्तन टूटने से पहले ही अपनी बहू से कोई सामान मांग रही थी। तब भी उनकी बहू उनके कमरे में झुंझलाती हुई आई और उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी बहू ने कांच की बोतल लेकर उनके सिर पर मारना चाहा हो। जैसे ही वह एक तरफ हुई और अपनी बहू को आवाज़ दी तो वह बोली, हाँ माँ जी, बस बर्तन ले जाने के लिए आई हूँ, और चली गई। लेकिन कमला जी को जो लगा था वह बिल्कुल सच था। उनके बहू बेटे तो उन्हें कब से मारना चाहते थे, और जब उनकी बहू कमरे से बाहर चली गई तभी उन्होंने अपनी बेटी शिप्रा को कॉल किया था और उसे मिलने के लिए बुलाया था। यह तो शुक्र है भगवान का कि समय से शिप्रा अपनी माँ के पास पहुँच गई, वरना अगली सुबह शायद वह अपनी माँ का चेहरा भी न देख पाती। जब पुलिस वालों ने दिवाकर और दिव्या की घिनौनी करतूत के बारे में जाना तो उन लोगों को भी बहुत गुस्सा आया। आखिरकार वे भी किसी के बेटे और किसी की बेटी थे। अब पुलिस वालों ने उनके बयान दर्ज किए और पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने दिवाकर और दिव्या से भी सच जानना चाहा, लेकिन वह दोनों इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। तो पुलिस वालों ने दिव्या और दिवाकर की खूब अच्छे से धुलाई की और उन्हें खूब पीटा। तब तक पीटते रहे जब तक उनकी भी बेहोशी की हालत न हो गई, जबकि वे दोनों दो दो डंडे खाने के बाद ही सच बताने को तैयार हो गए थे। अब जब उनकी इतनी बुरी हालत हो गई तो पुलिस वालों ने उनके कबूलनामे पर दस्तखत करवा लिए और उन्हें उनके किए की सज़ा दी। आज शिप्रा अपनी माँ और अपने भतीजे भतीजी को अपने पास साथ लेकर अपने परिवार में सुखी सुखी रह रही है, और वहीं उसका भाई और उसकी भाभी अपने बुरे कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं और जेल में चक्की पीस रहे हैं। किसी भी जुर्म को करने के बाद यह सोचना कि हम इसे छिपा सकते हैं, यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सच को वास्तव में कभी भी छुपाया ही नहीं जा सकता। देर सवेर ही सही, लेकिन सच सामने आ ही जाता है। घिन आती है मुझे ऐसे लोगों पर जो अपने माँ बाप को बोझ समझते हैं, भूल जाते हैं कि तुम्हारा बोझ उन्हीं माँ बाप ने कई कई सालों तक ढोया है। कोई बच्चा 3 साल में चलना सीखता है तो कोई 4 साल में चलना सीखता है, लेकिन फिर भी 8-10 साल के बच्चे को भी माँ बाप गोद में लिए फिरते हैं। और वहीं जब उन माँ बाप को उस औलाद की ज़रूरत होती है तो वही औलाद उन माँ बाप को बोझ समझकर या तो सड़कों पर फेंक जाते हैं या फिर अपने रास्ते से हटाने के लिए ऐसी घटिया और ओछी हरकतें करते हैं, या फिर उन्हें इतना परेशान करते हैं कि वह खुद ही घर छोड़कर चले जाएं। अपने माँ बाप के साथ ऐसा बर्ताव करने से पहले एक बार अपनी औलाद का चेहरा ज़रूर देख लेना, क्योंकि आज जो यह तुम्हें करते हुए देखेंगे कल को यह भी तुम्हारे साथ वही बर्ताव करेंगे, और हो सकता है फिर कल को तुम भी ऐसे ही सड़कों पर दिखाई दो। इसीलिए अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो ताकि भविष्य में तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इज़्ज़त कर सकें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।